चलो, now I am going to start new points that how you can select the right microcontroller for your applications. इस टॉपिक में आप लर्न करने वाले हो कि भाई माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट अगर करना होगा आपको कोई भी एप्लीकेशंस के लिए, तो वो कैसा करोगे। क्योंकि बहुत सारे बार आप अगर मिनी प्रोजेक्ट है या आप प्रोजेक्ट करते हो फाइनल ईयर लेवल के ऊपर, तो प्रोजेक्ट करते समय आपके सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई किस टाइप का माइक्रो कंट्रोलर आपको चूज करना चाहिए, किस तरह के वहां पर पॉइंट्स उसमें कंसीडर करनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन मार्क में ही रह जाते हैं कि भाई करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बार कोई भी डिजाइनर के पास जाते और वो एक आधा मिनी प्रोजेक्ट है, मिनी मेजर प्रोजेक्ट उठाकर लाते और वो पुट आउट कर देते हमारे सामने, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि भाई हमने इसमें क्या किया है और क्या करने वाले थे और क्या कर चुके हैं। राइट। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में आप लर्न कर लोगे कि भाई ये माइक्रो कंट्रोलर अगर आपको यूज करना है तो ये करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीज आपको यहाँ पर जरूरत रहेगी। ठीक है। तो देखिए एक एक पॉइंट में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सी आपके सामने एक स्लाइड मैंने यहाँ शो की है। तो इस स्लाइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा माइक्रो कंट्रोलर का। इस कंट्रोलर के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा सीपीयू, सीपीयू के आजू बाजू कुछ पेरिफेरल आपको यहाँ पर इंटरनल पेरिफेरल यानी वो ऑन चिप पेरिफेरल आपको शो आउट किए गए हैं, लाइक इंटरप्ट, रैम, रोम, टाइमर, सीरियल पोर्ट, आईओ पोर्ट, बस कंट्रोल या ऑसिलेटर। ये मिनिमम सिस्टम है। हाँ? तो जनरली आप अगर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर अगर मार्केट में लेने जाओगे तो ये मिनिमम सिस्टम आपको उसमें अवेलेबल मिलेगा, तो उसी को हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। यानी माइक्रो कंट्रोलर अगर मैं कहूंगा तो उसमें मिनिमम सिस्टम आपको 101% मिल जाएगा। अगर ये सिस्टम में अगर ये चीजों में से अगर कोई भी चीज अगर यहाँ से नहीं अवेलेबल हुई तो ध्यान में रखना कि वो माइक्रो कंट्रोलर आपका इनकम्प्लीट माइक्रो कंट्रोलर, और ऐसा माइक्रो कंट्रोलर कोई मार्केट में लॉन्च भी नहीं करेगा। याद रखो ये मिनिमम सिस्टम है, मैक्सिमम सिस्टम आपको और आगे एक्सटेंडेड मिलेगी जो आपको आर्म 7 में होता होगा। ओके, लेकिन अभी फिलहाल ये ध्यान में रखो कि अगर आप बेसिक माइक्रो कंट्रोलर चूज करते हो तो बेसिक से बेसिक माइक्रो कंट्रोलर में ये चीज रहेगी। पहली रहेगी रैम रोम। रैम और रोम रहना ही रहना है भाई। रैम और रोम अगर नहीं रहा तो आप उसको माइक्रो कंट्रोलर नहीं कहोगे। ओके, क्योंकि रैम और रोम के द्वारा आपका माइक्रो कंट्रोलर वहां पर होता है, और रैम और रोम अगर नहीं रहा तो उसमें वो माइक्रो कंट्रोलर कहने लायक भी नहीं रहता है। राइट। तो ध्यान में रखो माइक्रो कंट्रोलर अगर कहोगे तो उसमें रैम और रोम 101% रहेगी। ओके, मेमोरी उसमें वहां पर भले भी 1 KB की रहे या 256 KB की रहे, वो रहेगी रहेगी। रैम रहेगी या रोम रहेगी या आइदर वो ऑप्शनल रहेगा। उसके साथ साथ आपको टाइमर काउंटर रहेगा। ओके, देन सीरियल कम्युनिकेशन रहेगा, पैरेलल कम्युनिकेशन है ना, आईओ पोर्ट्स कम्युनिकेशन रहेगा, और उसके साथ साथ आपको इंटरप्ट रहेगा। ये चीज तो 101% रहना ही रहना है। ओके, तो ये चीजों को वहां पर आप 101% महसूस करोगे और उसके द्वारा आप वहां पर उसकी प्रोग्रामिंग ही कैरी आउट कर सकते हो। ओके, रिमेम्बर मैं कुछ लाइन्स यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। A microcontroller is essentially a small computer on a chip. Like any computer, it has memory and usually program in embedded system to receive input, perform calculation and generate output. Unlike a processor, it incorporates the memory, the CPU, I/O, and other peripheral on a single chip, like shown in the layout below. Right? So remember, read the lines. Okay, you can understand. Okay, this is a simple small computer on chip peripheral device. Okay, it has memory and usually a program in an embedded system to receive the input. For receiving the input, here IO peripheral and serial communication is available. It incorporate 101%, I say, memory, CPU, IO and other peripheral. Okay, so these are the minimum system. Now I am going to turn your mind toward the different points that always you need with the controller.
ये तो है, ये पॉइंट्स तो है, ये पॉइंट्स को आप यहाँ पर किस तरह किस एंगल से देखोगे, उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। चलो वो पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। ओके, तो रिमेंबर, while choosing the right microcontroller for your applications, okay, is always a complex decision to make because it is the heart of the project and success or failure of the system will be totally dependent on it. Right? Got it my sentence? Right? रिमेंबर, आप अगर कोई भी यहाँ पर डिजाइन या प्रोडक्ट या कोई भी छोटा मिनी या मैक्सिमम प्रोजेक्ट आप वहां पर डिजाइन करना चाहते हो तो माइक्रो कंट्रोलर इज द हार्ट। ओके, उसके बगैर आपको कोई भी, रिमेंबर मैंने पहले ही कहा, आप कोई भी एप्लीकेशन में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, मैकेनिकल, बायोटेक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करने जाओ भाई, अगर उसमें माइक्रो कंट्रोलर नहीं रहा तो वो प्रोडक्ट आपका एटोमाइज प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, मैंने पहले ही कहा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ हार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ द सिस्टम विल बी डिपेंडेंट ऑन इट। There are thousands of different types of microcontroller. I always said you thousands of different microcontroller means there are near about 500 manufacturer, and in every manufacturer have 4 to 5 microcontroller. So that's why I said there are thousands of different types of microcontroller, each of them with a unique features or a comparative advantage, from form factor to package size to the capacity of the RAM and ROM, that makes them fit for certain application and unfit for certain applications, right? It is often, it is necessary to avoid the headache that comes with selecting the right one. Designer opt for microcontroller that they are familiar with at timer, even they do not really satisfy the requirement of the project. Today's article will take a look of some of the important factors to look at when selecting the microcontroller, including its architectures, memory, interface, I/O. These devices are needed. Okay, so remember, keep it in mind whenever you have to select a microcontroller, that time you need to focus over the architecture, memory, interfacing devices, I/O, and many points that they are concerned with that controller, right? So we will go for discussing all these points. Okay, so I said here important factors to consider while selecting the microcontroller. MCU, we say it is a microcontroller, right? So first is the application. What application is in your mind? Okay. So आप कोई भी एप्लीकेशन, एक छोटे से थर्मामीटर से लेकर आप बड़े से बड़े कौन सा भी ईसीजी और ईईजी मशीन, या आप एखादा कोई भी मशीन अगर डिजाइन करना चाहते हो, एयरक्राफ्ट भी डिजाइन करना चाह रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, आपके माइंड में जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपको डिजाइन करते समय ये बात ध्यान में रखना कि भाई मुझे एटोमाइज प्रोडक्ट बनाना है, तो एटोमाइज प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, द फर्स्ट थिंग to do before selecting a microcontroller for any project or any application is to develop a deep understanding of tasks for which the microcontroller based solution is to be deployed. Okay, आप उसको एटोमाइज यहाँ पर प्रोडक्ट एटोमाइजेशन के लिए आप यूज करने वाले हो, तो वो आपके पास ये इतना माइंड में रहना चाहिए कि भाई मैं किस एप्लीकेशंस के लिए, किस पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ। A technical specification sheet is always deployed during the process. यानी मैंने पहले ही कहा भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट यानी डाटा शीट्स के आपको वहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो, डाटा शीट का अगर स्टडी नहीं करोगे तो मैं पहले ही दावा कर देता हूं कि यू आर फेल।
डाटा शीट इसलिए लगती है क्योंकि आपको वहां पर ये पता रहता है कि ये प्रोसेसर का या कंट्रोलर का कितने पिंस का स्ट्रक्चर है, इंटरनल क्या आर्किटेक्चर है, कितने इंस्ट्रक्शन है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, उसका ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है। ये सारी बातें अगर आपको वहां पर नहीं पता चलती है तो आप उसे कैसे यूज कर पाओगे, ध्यान में रखो। इस वजह से मैंने पहले ही कहा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन शीट इज ऑलवेज डेवलप during this process, and it will help you to determine the specific feature that the microcontroller which will be used for the project, right? पॉइंट ध्यान में रखो भाई, देखो सब पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक एक करके यहाँ पर समझ लो। अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ द एप्लीकेशन और द यूज ऑफ द डिवाइस determines the microcontroller to be used is exhibited when a microcontroller with a floating point unit is adopted for the design of a device that will be used to perform operation involving a lot of decimal numbers, right? ध्यान में रखो, आप जो यहाँ पर ऑपरेशन कैरी आउट करने वाले हो वो आपका डेसिमल हो या फ्लोटिंग पॉइंट हो या इंटीजर हो, ये आपके ऊपर है। आपको उसकी जरूरत नहीं रहेगी, वो आपको वो सारी बातें वहां पर बाइनरीज में ही कैरी आउट करके देगा। रिमेंबर, वो अगर बाइनरी में, बाइनरी बाय लेवल लैंग्वेज में ही वो आपको अगर ऑपरेट करवा रहा है, ये आपका नजरिया रहेगा कि आप उसको किस तरह वो हैंडल कर रहे हो। आपको आउटपुट डेसिमल में चाहिए, हेक्साडेसिमल में चाहिए, ऑक्टल में चाहिए, या बाइनरी में चाहिए, ये आपका वहां पर प्रोग्रामिंग का व्यू रहेगा। याद रखो, वो हमें वहां पर कैरी आउट करके देगा 101%, राइट? सो ये ध्यान में रखो कि भाई मुझे यहाँ किस तरह का एप्लीकेशन कैरी आउट करना है और वो एप्लीकेशन को मुझे किस तरह का कंट्रोलर प्रोसेसर चाहिए, राइट? सेकंड बात आती है भाई टू सेलेक्ट अ माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा भाई 3-4 प्रकार के वहां पर आर्किटेक्चर, तो इंस्ट्रक्शन सेट का आर्किटेक्चर भी देखा और ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर भी देखा। तो ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर में आपको वन न्यूमन और हार्डवेयर आर्किटेक्चर देखा, और इंस्ट्रक्शन सेट में अगर देखोगे तो वहां पर सिस्क और रिस्क टाइप का आर्किटेक्चर भी वहां पर देखा। तो मैंने वहां पर उसकी कंपैरिजन भी बता दिए भाई, तो कंपैरिजन के हिसाब से आप उसको वहां पर यूटिलाइज भी कर सकते हो। तो वही बात यहाँ पर फिर से आ गई भाई, द आर्किटेक्चर ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर रेफर टू हाउ द माइक्रो कंट्रोलर इज स्ट्रक्चर इंटरनली। क्योंकि जब तक आपको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप वो कंट्रोलर को वहां पर कैसे इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। याद रखो, अगर किसी भी घर में जाते हो तो घर में कितने रूम्स है, कितने बाथरूम है, कितना वहां पर बेडरूम है, कितना वहां पर हॉल है, ये आपको पता नहीं होता है। तो वैसे ही आप अगर कोई आईसी है तो आईसी में अंदर वहां पर जाकर नहीं देखोगे तो वहां पर ये कैसे पता चल जाएगा कि आपको किस पॉइंट के ऊपर आपको प्रोग्राम लिखना है, किस तरह का आउटपुट आपको जनरेट होने वाला है, किस तरह का इनपुट वहां पर अप्लाई करना है। तो ये जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आपको वहां पर कुछ भी वहां पर कैरी आउट नहीं करते आता है। याद रखो, तो उसी तरह आर्किटेक्चर का स्टडी है हमारे सामने। सो दैट्स व्हाई देयर आर टू मेजर आर्किटेक्चर आर यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर, वन न्यूमन एंड हार्डवेयर। ओके, द वन न्यूमन आर्किटेक्चर फीचर्स the use of same bus to transmit data and fetch instruction set from the memory. Therefore, the data transfer and the instruction fetch cannot be performed at the same time and are usually scheduled. The hardware architecture, on the other hand, features the use of separate bus for the transmission of data and fetching of the instruction. कल ही हमने वहां पर कंपैरिजन में देखा कि भाई हार्डवेयर आर्किटेक्चर वहां पर आपको सेपरेट मेमोरी प्रोवाइड करता है प्रोग्राम और डाटा के लिए, और वन न्यूमन वो एक ही मेमोरी यूज करता है। उसी के ऊपर ये पॉइंट वहां पर लिख दिया। ये आर्किटेक्चर आपको वहां पर इस स्लाइड में आपको वहां नीचे ब्लॉक डायग्राम में भी शो किए हैं। सीपीयू शॉर्ट में आपको आर्किटेक्चर यहाँ पर बताया है। सीपीयू इज इंटरफेस, वन न्यूमन में अगर देखोगे तो सीपीयू आपका प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी के साथ कम्युनिकेशन करते हुए बस डाटा बस के द्वारा वहां पर बताया है। और हार्डवेयर आर्किटेक्चर राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो सीपीयू सेंटर में है, डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी आपके लेफ्ट और राइट हैंड साइड में अवेलेबल है, और आप वहां सीपीयू वहां पर डाटा का रीडिंग और इंस्ट्रक्शन का रीडिंग एट अ टाइम कैरी आउट कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर वन न्यूमन हार्डवेयर आर्किटेक्चर में ये मेजर डिफरेंस आपको मैंने कल ही कहा था, याद रखो।
जिन्होंने मेरा लेक्चर वहां पर कल देखा नहीं होगा तो वो पहले देख लीजिए, यानी वहां पर आपको आइडिया आ जाएगा भी वन न्यूमन और हार्डवेयर आर्किटेक्चर का और सिस्को और रिस्क का क्या कंपैरिजन होता है, यानी आपको वह आइडिया आप लेकर यहाँ इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ सकते हैं, राइट। I hope nobody will have any problem with this point. Okay, in case if you have any point, any doubt with any point, then you can ask me very freely. My WhatsApp number as well as my email IDs are with you. You can ask me very freely, right? तो ये आपको हार्डवर्ड और वन न्यूमन आर्किटेक्चर में यहाँ पर बताया है। Each of these instruction architecture comes with own advantages and disadvantages. The hardware architecture, for instance, are RISC computer and are thus able to perform more instruction with lower cycle than the CISC computer, which are based over the one Neumann architecture. One important advantage of hardware-based microcontroller is fact that the existence of different buses for data and instruction set enables the separation of a memory access and operation of the arithmetic and logical, right? Okay, this reduces the amount of computational power required by the microcontroller, and it leads to reduce the cost, low power consumption, and heat dissipation, that which makes them ideal for the design of battery operated devices. Generally, many ARM, AVR, and PIC microcontroller are based on the hardware architecture. They are example of microcontroller of one Neumann architecture are 8051, Zilog 8Z80, and other microcontroller are present in the market, right? So this is a minor comparison that I have given you regarding the RISC and CISC as well as the one Neumann and hardware architecture. From that you can able to understand here which types of architecture we need to select for the controller pointer. Remember, the 8051 is a RISC based or 6 based architecture, so that's why here you can able to select it for your applications. Okay, so first go through the design, okay, go through the features point of view, and then you can able to select the 8051 microcontroller. Okay, now third one point is a bit size. Whenever you talk about the microcontroller, that I already said in the comparison that in the last slide, that bit size is important. What is the most biggest advantage of the bit size is the fastest operation that the controller can do it. Okay, as I said you here, if the bit size is lower, the slower speed of operation. If the bit size is higher, higher speed of operation will be achieved. So that's why if you select the 8-bit microcontroller, then the slower speed of operation will be seen in your application. If you select the higher bit of microcontroller, then the higher speed of operation will be achieved, right? So a microcontroller is available in various bit sizes, so that's why it will be available from 4-bit, okay, 8-bit, 16-bit, 32-bit as well as 64-bit, okay. But it will be depend on your application. आपका प्रोडक्ट कितने बिट का चाहिए, आप कितना खर्च करना चाहते हो, वो डिजाइन के ऊपर, राइट। अगर आपको सस्ता डिजाइन मार्केट में लॉन्च करना है तो आप लोअर बिट के ऊपर जाइए, अगर आपको कॉस्टलियर प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप वहां पर कॉस्टलियर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा बिट का माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करना चाहोगे, ओके। लेकिन कैसा है, मार्केट में खरीदार चीपर भी मिल जाता है, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी मिल जाता है और अमीर से अमीर आदमी भी मिल जाता है। इसलिए थर्मामीटर की अगर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो थर्मामीटर 100 रुपए का भी मिलता है, 1000 रुपए का भी मिलता है और 10,000 रुपए का भी मिलता है। अगर मैं 100 रुपए का अगर थर्मामीटर मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूं तो वहां पर 4-बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज करूंगा। अगर मैं वहां पर 1000 रुपए या 10,000 रुपए का माइक्रो कंट्रोलर यूज करना प्रोडक्ट थर्मामीटर वहां पर लॉन्च करता हूं तो रिमेंबर मैं उसमें फीचर्स भी ज्यादा दूंगा ना भाई। फीचर जितना है उतना वहां पर आपको कैपेबिलिटी भी, वहां पर इंटरफेसिंग कैपेबिलिटी, मेमोरी कैपेबिलिटी मैं वहां पर उसको लॉन्च कर दूंगा। तो ध्यान में रखो, अगर मैं उससे ज्यादा पैसा ले रहा हूं तो उसको उसके हिसाब से फीचर्स भी दूंगा ना। तो वो वही इसी तरह यहाँ पर आपको बिट साइज का कंपैरिजन भी सेलेक्ट करना है।
नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर, द बिट साइज ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर रिप्रेजेंट द साइज ऑफ अ वर्ड यूज इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर ऑलवेज। तो बिट साइज अगर यहाँ पर है तो उसके हिसाब से आप वहां पर इंस्ट्रक्शन का सेट भी वहां पर डिपेंडेंट रहेगा, यानी जो इंस्ट्रक्शन आप प्रोग्रामिंग में यूज करोगे उसकी साइज भी वहां पर बिट साइज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। That this means the 8-bit microcontroller, the representation of every instruction address variable or register takes 8 bit, right? अगर आप बोलोगे भाई 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है तो 16 बिट का रजिस्टर एड्रेस बस वहां पर वेरिएबल रजिस्टर उतने बिट के रहेंगे। 32 बिट का लोगे 64 बिट का रहेगा तो वेरिएंट वहां पर चेंज होगा। सिंपल सी बात है। One of the key implication of the bit size is the memory capacity of the microcontroller. मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 8 बिट की अगर आप माइक्रो कंट्रोलर लोगे तो 2:8 यानी नियर अबाउट 64 KB का मेमोरी साइज अवेलेबल रहेगा। अगर आप 2:16 का यानी 16 बिट का अगर माइक्रो कंट्रोलर लोगे तो 2:16 का वहां पर मेमोरी रहेगा, यानी मेमोरी की साइज हो जाएगी 1 GB। चेंज हो गया ना भाई। मेमोरी का साइज 64 बिट से इमीडिएटली 1 GB तक हो जाएगा, 4 GB तक हो जाएगा। 2:16, 2:32, 2:64 साइज चेंज होगा, उसके हिसाब से आप वहां पर उतना आप मेमोरी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकोगे, राइट? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर 8 बिट अगर है तो मेमोरी साइज विल बी लेस। 8 बिट के जगह 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट का अगर कंट्रोलर लोगे तो वहां पर आपको मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसलिए वन ऑफ द की इंप्लीकेशन ऑफ द बिट साइज इज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। बात आ गई ध्यान में। In an 8-bit microcontroller, for example, there are 255 unique memory location, right, as dedicated by the bit size, while the 32-bit microcontroller has near about 4 to 9496795 unique memory location, which means the higher bit size, the higher number of unique memory location available for the use. पहले ही कहा भाई 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर लोअर मेमोरी, 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर थोड़ी ज्यादा मेमोरी, 32 बिट का और थोड़ी ज्यादा, और 64 का तो और ज्यादा। तो यू डिसाइड भाई कितना मेमोरी आप आपके कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हो। कस्टमर पैसा देने के लिए अगर तैयार है तो उसको आप उसके हिसाब से मेमोरी भी प्रोवाइड करना चाहोगे। अगर मुझे 10,000 का टेम्प थर्मामीटर अगर मार्केट में बेचना है तो 10,000 का थर्मामीटर में मैं 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर नहीं फिट करूंगा, क्योंकि वो कस्टमर बोलेगा भाई मेरे को इंटरनल मेमोरी कितनी है, 10,000 में बेयर करूंगा। तो याद रखो, पॉइंट आ गया सामने। वही लाइन मैं वहां पर इसलिए पढ़ा, उसी के हिसाब से एग्जांपल दिया। अगर 8 बिट का है तो 255 यूनिक लोकेशन है, यानी आपका सिर्फ प्रोग्राम वहां पर स्टोर होगा, वो आपका टेम्परेचर का रीडिंग नहीं स्टोर कर पाएगा। अगर आप 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर दोगे तो वहां पर आपका वहां पर प्रीवियस जो रीडिंग है थर्मामीटर की वो भी वो स्टोर कर पाएगा। मेमोरी ज्यादा, रीडिंग भी ज्यादा। बात समझ में आ गई मेरी? जिसको नहीं आया वो पूछना भाई क्वेश्चन। ओके। मैन्युफैक्चरर these days, however, the developing ways to provide access to more memory location to smaller bit size microcontroller via paging and addressing, so that 8-bit microcontroller becomes 16-bit addressable, but this tends to complicate programming for the embedded software development. हाँ, आजकल के ज़माने में कैसा है, मैन्युफैक्चरर और डेवलपर में ऐसा हो गया है कि भाई मैन्युफैक्चरर और जो डेवलपर है वो थोड़ा जुगाड़ करने लग गए हैं। जुगाड़ चेंज हो गया है, यानी कैसा है कि भाई मैं अगर 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करूँ तो मैं वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मैं वहाँ पर पेजिंग या एड्रेसिंग का सहारा लूंगा, और उसके द्वारा मैं वहाँ पर एड्रेसिंग कैपेबिलिटी वहाँ पर कंट्रोलर की अगर बढ़ा दूँ तो अगर वो बढ़ गई तो उसके द्वारा मैं मेमोरी की कैपेसिटी भी बढ़ा दूंगा। बात समझ में आ रही मेरी? अगर मैंने मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ा दी तो वहाँ पर मेमोरी इंटरफेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी।
कुछ मैन्युफैक्चरर आपको बताते हैं कि भाई इसमें मेमोरी कैपेसिटी है, लेकिन वो रहती नहीं। इंटरफेस करने जाओगे तो वो नहीं रहती, क्योंकि स्लॉट ही नहीं है। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है तो 64 बिट की 64 केबी की कैपेसिटी। अगर मैन्युफैक्चरर बोला नहीं 1 MB की है तो, सॉरी 1 GB के है तो, 1 GB के है 8 बिट के लिए, तो कैसे पॉसिबल है भाई? इम्पॉसिबल है। 8 बिट के है ना, 2:8 है ना, 64 केबी के बैंड नहीं वहां पर होगा। 1 GB की मेमोरी इंटरफेस करके क्या करोगे? अगर वो तो 64 केबी की यूज करेगा कंट्रोलर, तो आपका लॉस्ट होगा ना मेमोरी में। बराबर है, भले भी वहां पर मेमोरी फिजिकली वहां प्रेजेंट रहेगी, लेकिन यूज नहीं कर पाओगे ना, तो क्या फायदा एप्लीकेशन में? तो ये फ्रॉड हो गया। तो इस तरह का कोई मैन्युफैक्चरर आपको कैरी आउट कर सकता है, इस तरह का जुगाड़। द इफेक्ट ऑफ bit size is probably more significantly experienced when developing the firmware for the microcontroller, especially for arithmetic operation. Okay, so remember I said bit size is important, okay, for your product. So you decide what type of product you have to launch in your market. Okay, you compare the market, and according to that comparative product, you can able to launch your product in the market with the appropriate controller size, right? This is the third point. Okay. Similarly, I am telling you about the fourth point, that interface for communications. Okay, I already told you in the different type of microcontroller that in case if you interface the multiple communication devices with your microcontroller, then it will be better. So communication between the microcontroller and some of the sensors and actuator that will be used for the project or your product might require the use of interface between the microcontroller and the sensor or actuator to facilitate the communication. आप जितने सेंसर और एक्चुएटर वहां पर कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना चाहोगे, वो आपके ऊपर रहेगा। उसके हिसाब से वहां पर पोर्ट्स वहां पर अवेलेबल रहना चाहिए, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी भी वहां पर अवेलेबल रहना चाहिए। तो इस हिसाब से वहां पर आप वहां पर एडीसी या डीएससी का इंटरफेस कैरी आउट कर सकते हो, और उसके द्वारा आप वहाँ यूजार्ट या एसपीआई या आई2सी कम्युनिकेशन भी यहाँ पर ले सकते हो। जितना सारे पेरिफेरल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उतना सारा आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा। जितना सारा कम्युनिकेशन डिवाइस कम रहेगा, उतना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम रहेगा। ध्यान में रखो। तो कोई कोई वहां पर कस्टमर आपसे डिमांड कर सकता है, भाई मेरा जो थर्मामीटर है वो मैं मेरे कंप्यूटर से या मेरे मोबाइल से इंटरफेस कर सकता हूँ क्या? है आपके घर में ऐसा कोई जो थर्मामीटर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल से इंटरफेस हो सकता है, वाया केबल और वाया विदाउट केबल, वाईफाई के द्वारा? है? नहीं है। देखो, आइडिया है आपके पास। ओके, सो दैट्स व्हाई देखो, अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करोगे, देखो कस्टमर है, प्रोडक्ट लॉन्च करना जरूरी है, कस्टमर है, पैसा देने वाला भी है, चीपेस्ट और कॉस्टलियर प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हो। देखो वेराइंट्स आप मार्केट में लॉन्च करो। मोबाइल सस्ते से सस्ता 1000 रुपए का भी है, 1 लाख रुपए का भी है। 1000 रुपए का वाला भी बिकता है, लाख वाला भी बिकता है। 1000 रुपए वाला कस्टमर बहुत मिल जाता है, लाख वाला कम मिलता है, लेकिन वो भी है ना, है कि नहीं है? तो इस वजह से लाख वाला अगर कस्टमर अवेलेबल है, लाख रुपया देने वाला अगर कस्टमर अवेलेबल, आप उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे ना। 1000 रुपए में क्या फैसिलिटी दोगे? राइट? है ना आपके पास इतने सारे वहां पर कम्युनिकेशन इंटरफेस अवेलेबल है, तो वो स्टडी करो और उसको इंट्रोड्यूस करो आपके प्रोडक्ट में। ओके, बहुत सारे पेरिफेरल हैं, आप वायरलेस और नॉन वायरलेस कम्युनिकेशन वहां पर दे सकते हो, राइट? तो इस वजह से वहां आप इस तरह का वहां लॉन्च कर सकते हो आपके प्रोडक्ट में इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है भाई ऑपरेटिंग वोल्टेज।
बहुत सारे बार मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि भाई आप अगर माइक्रो कंट्रोलर ले रहे हो तो 1970s की बात के बारे में मैंने बताया, भाई 5 वोल्ट टेक्नोलॉजी थी। आज के ज़माने में 5 वोल्ट की जगह 3.3 वोल्ट टेक्नोलॉजी है। मैंने दोनों को यहाँ पर कोट किया है। तो बहुत सारे बार आपके जो पेरिफेरल जो है या आपके एक्सटर्नल पेरिफेरल है, सेंसर्स हैं, वो 5 वोल्ट ऑपरेटेड है या कुछ 3.3 वोल्ट ऑपरेटेड है। आप स्टडी करो डाटा शीट्स के ऊपर और उसके ऊपर आप वहाँ पर उन्हें आपके कंट्रोलर के साथ वहां पर इंटरफेस कर सकते हो। ओके, द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज द वोल्टेज लेवल एट विच a system is designed to operate. It is also the voltage level to which certain characteristics of the system are related. In hardware design, the operating voltage at time determine the logic level at which the controller communicate with other components that makes up the system. The 5 volt or 3.3 volt voltage level are the most popular operating voltage used for the microcontroller, and a decision should be made on which these voltage level will be used during the process of developing the technical specification of the device. Using a microcontroller with a 3.3 volt operating voltage in the design of a device where most of the external component sensors and actuators will be operating on 5 volt voltage level will not be a very smart decision, as there will be a need of implement logic level shifter or converter to enable the exchange of data between the microcontroller and other component, and this will increase the cost of manufacturer and the overall cost of the device unnecessary, right? देखो कैसा है, पहले ही कहा, कॉस्ट कम, चिपेस्ट टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ज्यादा, कॉस्टलियर टेक्नोलॉजी, यू डिसाइड। ओके, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज भी वही कहता है। नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, नंबर ऑफ आईओ पिंस। अभी आईओ पिंस क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इनपुट और आउटपुट पिंस हमारे माइक्रो कंट्रोलर में कितनी रहनी चाहिए? याद रखो, हमें अगर जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम आईओ पिंस अगर माइक्रो कंट्रोलर में मिल जाएगी, उतने नंबर ऑफ आपको आईओ पेरिफेरल डिवाइसेस वहां पर इंटरफेस करने का चांस मिल जाएगा। आईओ डिवाइसेस की यानी आईओ लाइंस अगर कम है तो नंबर ऑफ पेरिफेरल इंटरफेस कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ आईओ लाइंस आर minimum, number of input output devices are minimum, number of input output lines are maximum, number of IO peripheral devices are maximum, right? बात ध्यान में आई? Remember, the number of general or special purpose input output ports and pins possessed by a microcontroller is one of the most important factor that influence the choice of microcontroller. If a microcontroller were to have all the other features mentioned in this article, okay, but does not have enough IO pins as required by the project, it cannot be used. It is important that microcontroller have enough PWM pins, for instance, to control the number of DC motor whose speed will be varied by the device. मैंने एक example दिया भाई यहाँ पर. While the number of I/O ports on microcontroller can be expanded by the use of shift register, it cannot be used for all kind of application and increase the cost of the device in which it is used. Therefore, it is better to ensure the microcontroller to be selected for the design has the required number of general and special purpose I/O ports for the project. One other key thing to keep in mind when determining the amount of general or special purpose I/O pins required for a project is the feature improvement that may be done to the device and how those improvements may affect the number of I/O pins required. So for simply I telling you here, the number of I/O pins should be as high as possible for the maximum number of peripheral interface point of view, right?
So this is one of the key important point with the microcontroller, that is number of IO pins, right? Now I am turning toward the next one point is the memory. Always everyone is facing the problem of memory. आपके मोबाइल में जितनी कम मेमोरी उतने नंबर ऑफ एपीके एप्लीकेशंस कम, जितनी नंबर ऑफ मेमोरी ज़्यादा आप उतने नंबर ऑफ एपीके एप्लीकेशंस मैक्सिमम कर सकते हैं, राइट? तो आप ध्यान में रखिए मेमोरी का हमेशा प्रॉब्लम आपको वहां पर फेस करना है। मेमोरी याद रखना, मेमोरी आपको बताता है प्रोसेसर की बिट साइज, मेमोरी आपको सेकंड पॉइंट बताता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मेमोरी कम product cheaper, memory ज़्यादा product costlier, right? So there are several types of memory associated with microcontroller that are designed should look out for when making a selection. The most important ones are the RAM, ROM and WPROM. The amount of each of these memory needed might be difficult to estimate until it's being used, but judging on the amount of work required of the microcontroller, prediction can be made. Okay, we can do prediction while selecting a microcontroller memory. Either it will be RAM or ROM. Okay, but it will be dependent on your system. Okay, यानी कैसा है कि आप वहां पर किस तरह की सिस्टम कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपका वहां पर रैम और रोम की साइज वहां पर डिपेंडेंट रहती है, राइट? तो बहुत सारे बार आप वहां पर सिलेक्शन में थोड़े बहुत गलती कर लेते हो स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है तो वैसे वैसे वहां पर आप वहां प्रॉपर और एग्जैक्ट मेमोरी भी सिलेक्ट करना सीख जाते हो। धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपके यहाँ पर लेक्चर्स में कि भाई आप वहां पर मेमोरी का सिलेक्शन कैसे कैरी आउट कर पाते हैं। रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी पहले कहा कि भाई आपके माइक्रो कंट्रोलर में डाटा और प्रोग्राम मेमोरीज हैं, तो वो डाटा मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ अ प्रोग्राम. So that's why the program memory of the microcontroller store the firmware for the microcontroller. So when the power is disconnected from the microcontroller, the firmware is not lost, right? Firmware means the application that you have written for your applications. Okay, so that's why for that point of view you need to store it into the EEPROM or the ROM. Okay, means as the power off your application get preserved, means you will not lost, means आपको बार बार वो एप्लीकेशन लिखने की वहां पर जरूरत ना पड़े. रैम में आप जनरली अक्सर आपका टेम्पररी डाटा स्टोर करोगे, यानी अगर पावर सप्लाई भले भी चला गया तो नो प्रॉब्लम, आपका डाटा लॉस्ट भी हो गया तो चल सकता है, लेकिन आप वहां पर जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो आप लॉस्ट नहीं अगर करना चाहते हो तो आप EEPROM या आपको रोम में वह लिखना कंपलसरी रहेगा. The amount of program memory needed dependent on the amount of data like libraries, tables, binary files for images, etc. that are needed for the firmware to work correctly. Data memory, on the other hand, is used during the runtime. Remember, data memory is used for storage of your data temporarily, and it is used for runtime application. Means while running, we will accept the data. While running, we will calculate the operation data, or we will do the calculation, and while running we'll able to store our data into the specified memory location. So that's why it is a runtime type use. Got my point? Okay, डाटा मेमोरी आपको जनरली हमेशा रन टाइम एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड रहती है. All variable and data generated as a result of a processing among other activities during runtime is stored in this memory. ओके, यानी आप अगर कोई वेरिएबल है डाटा अगर रिक्वायर्ड है तो वो आप वहां पर जनरली रैम में उसे स्टोर करना पसंद करोगे, क्योंकि वो वहां पर लॉस भी हुआ तो उसको कोई ट्रेबल नहीं रहेगा. The complexity of computation that will vary, that will occur during runtime, can be used to estimate the amount of data memory needed for the microcontroller, right? So this is about the memory requirement of a microcontroller. Okay, so keep it in mind. Okay, we will focus later on how to select a memory and how to design the memory for the microcontroller, right?
Next one point that I am focusing over a package size. Okay, माइक्रो कंट्रोलर आपको अलग अलग पैकेजेस में अवेलेबल मिल जाएगा, इतने सारे आपको पैकेजेस वहां पर आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जैसा आपको वहां पर कॉम्पैक्ट या आपको लार्ज साइज अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होगा, तो आपको वहां पर अलग अलग टाइप के पैकेजेस वहां पर आपको अवेलेबल रहेगा। द पैकेज साइज रेफर टू द फॉर्म फैक्टर ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। ओके, यानी वहां पर आपको साइज ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर वह पैकेज साइज आपका डिपेंड रहेगा। माइक्रो कंट्रोलर जनरली कम्स इन पैकेजेस रेंजिंग फ्रॉम QFP, TSSOP, SOIC to SSOP, and other DIP or QIP packages are available. Okay, so it is important to plan ahead of the manufacturing and which package will be best for your application, right? Now the next point that I will like to focus is the power consumption. Always we will able to focus the power consumption. Whenever you are going to design an application, that time you should able to find how much amount of the battery will be required for your application, means how long your application will run. Okay, so this is one of the most important factor to consider when selecting a microcontroller, especially it is deployed in a battery powered application. Like I said, your IoT device, where it is desired that microcontroller be as low power as possible. ध्यान में रखो, अगर आपका एप्लीकेशन कोई भी जो भी है वो अगर कम से कम अगर पावर अगर यूज करता है, तो इट विल बी बेटर फॉर लॉन्गर और ड्यूरेबल। यानी अगर मैं कोई एक आधा वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम वहां पर अगर डिजाइन कर रहा हूँ, तो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में जनरली मैं 24 घंटे में शायद ही एक ही बार जाऊंगा। दिन भर की रीडिंग में एक टाइम लूं और उसे वहां पर वो भी रीडिंग लेने के लिए शायद ही जाऊं, क्योंकि मैं अगर वहां पर और एडवांस कम्युनिकेशन अगर डिवाइस वहां पर यूज कर लूं, वाईफाई या वायरलेस कम्युनिकेशन के, तो मुझे वहां पर जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं वहां ऐसा सोचूं कि भाई वो लॉन्ग ड्यूरेबल रहे और उनकी जो बैटरी है वो कम से कम महीना, 2 महीना, 4 महीना चले, राइट। और उसके ऊपर मेरा जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चलता रहे और उसको मुझे वहां पर उसके द्वारा मुझे कंटिन्यूसली रीडिंग मिलती रहे। या मेरे पास कोई टेकोमीटर है, या मेरे पास कोई थर्मामीटर है, या मेरे पास कोई यहाँ पर ऑक्सीमीटर है, वो कम से कम 1-2 महीना, 4 महीना, 5 महीना चले, उसकी बैटरी बैकअप जो है वो वहां पर जल्दी ना खत्म हो। नहीं तो भाई ऐसा होगा कि थर्मामीटर लगाया बॉडी को और टेम्परेचर मेजर करते करते वहां पर बैटरी खत्म हो गई, चलेगा नहीं ना। मार्केट में कोई भी कस्टमर इस तरह का प्रोडक्ट देखेगा, वो बोलेगा अरे थर्मोमीटर मेजर में टेम्परेचर मेजरमेंट में जाता हूँ और उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट आपको परचेस करेगा, आप ही नहीं बेचोगे, आप ही नहीं बेचोगे, याद रखो। सो दैट्स व्हाई रिमेंबर द प्रोडक्ट should have low power consumption. Okay, so that's why you should refer it. Okay, the data sheet of the most of the microcontroller contain the important on several hardware and software based technique. I already said you to refer to data sheets of the microcontroller, and because of that you can able to understand that hardware and software techniques, okay, that can be used to minimize the amount of power consumption by the microcontroller in different modes. Ensure that the microcontroller you are selecting will satisfy the power requirements for your project, right? सो याद रखो, डाटा शीट के ऊपर अगर डाटा शीट का अगर स्टडी नहीं करोगे तो आपको इंटरनल चीज पता नहीं चलेगी। अगर इंटरनल चीज पता नहीं चलेगी तो आप वहां पर पावर कंजम्पशन के बारे में, आईओ के बारे में, मेमोरी के बारे में नहीं सोच सकते हो। याद रखो मेरी बात, डाटा शीट 101% रेफर करना जरूरी है। तो उसके द्वारा ही आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैन्युफैक्चरर ने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है और उसने क्या कोट किया है। लास्ट पॉइंट ले रहा हूं, सपोर्ट फॉर माइक्रो कंट्रोलर। सपोर्ट, सपोर्ट बोले तो क्या, इट इज इंपॉर्टेंट द माइक्रो कंट्रोलर यू चूज टू वर्क that has enough support including code, sample, reference, design, and if possible a large community online। देखो भाई,
सपोर्ट बोले तो आप अगर वहाँ कोई अगर चीज करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई स्किट करने जा रहे हो, तो स्किट करते समय आपके सामने आपके फ्रेंड्स भी वहाँ पर रहने चाहिए, तो भी आपको वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा उस स्किट में, राइट। गैदरिंग में उस किट आप वहाँ पर प्रेजेंट करोगे तो वो आपको वहाँ पर आपके फ्रेंड से आपको सपोर्ट करेंगे, तभी वो पॉपुलर होगा ना। इन द सेम पैशन मैं अगर कहूँ भाई कोई माइक्रो कंट्रोलर अगर मैं वहां पर चूज करना चाहता हूँ, तो चूज करते समय मैं अगर वहां पर प्रोग्रामिंग से फेमिलियर नहीं होऊंगा, मुझे अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो इज इट पॉसिबल टू डू द प्रोग्रामिंग? आपको वहां किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी बाहर से, अगर बाहर से हेल्प लेनी है तो वहां पर उसको बेयर करना पड़ेगा पैसा, तो पैसा अगर बेयर करना है तो भाई उससे खरीद लो ना सारी बातें। याद रखो, आपको खुद प्रोग्रामिंग करते आनी चाहिए, तभी आप वहां पर बोलोगे कोड सैंपल्स विल बी सिंपल। रेफरेंस डिजाइन, ओके, यानी आप अगर जो भी डिजाइन कर रहे हो तो वो कुछ रेफर्ड होना या उसको कुछ वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होना, राइट। अगर थर्मामीटर है, टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो उसको जो सेंसर यूज कर रहे हो, तो वो सेंसर भी आपको वहां पर पता रहना चाहिए कि किस थर्मामीटर मुझे मेरे माइक्रो कंट्रोलर से कॉम्पेटेबल होंगे, और मैं उसको इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इजीली डाटा वहां से सेंस कर पाऊँ। और लार्ज कम्युनिटी, भाई अगर आपका स्किट है तो उसको देखने वाले भी होना, आपके फ्रेंड भी होना, नहीं हो तो आपको क्या वहां पर कौन देखने आएगा स्टेज के ऊपर, राइट। तो आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो लॉन्च करने के बाद वहां पर आपकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से वहां पर खरीदार भी चाहिए, राइट। Working with a microcontroller for the first time might come with different challenges, and having access to these resources will help you overcome them quickly. राइट, मैंने बात बताई यहाँ पर, भाई इनके कोई ट्रबल नहीं, भाई फर्स्ट टाइम यूजर हो, नो प्रॉब्लम यार, चलता है, चैलेंज तो आएगा, नो प्रॉब्लम, वी विल फेस इट वेरी नाइसली। ओके, धीरे धीरे हो लेकिन बंदा मार्केट में छा जाएगा ना, राइट। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कैरी आउट करेंगे, अपनी कोशिश जारी रखेंगे और अपना प्रोडक्ट वहां पर मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। While using latest microcontroller, because of those cool new features it came with a good thing, it is advisable to ensure that the microcontroller has been around for at least 3 to 4 months to ensure most of the early problems that may be associated with the microcontroller would have been resolved, since various customers would have done plenty of testing of the microcontroller with different applications। ऐसा नहीं कि भाई कल मार्केट में कोई माइक्रो कंट्रोलर लॉन्च हो गया, मैंने इमीडिएटली उसको यूज़ किया और उसको यूज़ करने के बाद मेरे प्रोडक्ट में लॉन्च कर दिया। थोड़ा तो ठहरो, कुछ दिन तो ठहर जाओ भाई, किसी को यूज़ तो करने दो। किसी ने यूज़ किया 2-3 बार, कोई एप्लीकेशन में आ गया तो उसने ट्रस्ट कर लिया, तो फिर अपन भी ट्रस्ट कर सकते हैं ना, बराबर है ना। वंस ही ट्रस्ट, ओके वी विल बिलीव हिम, ओके भाई इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, ओके उसी के ऊपर हम वहां पर एक एक दूसरे का, दूसरा तीसरे का हाथ पकड़ेगा तो उसके हिसाब से हम वहां पर अपना प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च कर लेंगे। अगर उसको आया कोई प्रॉब्लम तो अपने को भी आएगा, इसलिए अगर फेलियरिटी हो रही होगी तो अपने को भी फेलियरिटी आएगी। तो देखो वो फेलियर हो गया, अपन भी फेलियर हो गए, तो मतलब नहीं रहेगा। वो पॉपुलर हुआ तो अपन भी पॉपुलर होने चाहिए। इस वजह से देखो, पहले देख लो, जान लो, परख लो, ओके ट्रस्ट करो, और फिर बाद में उसको आपकी राइट। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट अ माइक्रोकंट्रोलर विथ अ गुड इवेल्युएशन किट। ओके, अच्छा एक इवेल्युएशन किट होना चाहिए। ओके, सो यू कैन क्विकली स्टार्ट बिल्डिंग प्रोटोटाइप एंड टेस्ट आउट फीचर्स इजीली। ओके, यानी आपके पास कोई तो भी एक स्टैंडर्ड किट रहना चाहिए, आप उसके द्वारा वो कंट्रोलर को या कोई भी जो वहां पर इंटरफेसिंग आप कैरी आउट कर रहे हो उसको इजीली टेस्ट कर पाओ, यानी वो जो भी डिजाइन किया है वो आप वहां पर इजीली उसको वहां पर डायग्नोसिस कर पाओ। नहीं तो सर्किट बना लिया और आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ओके, द इवेल्युएशन किट आर गुड वे टू एक्वायर एक्सपीरियंस। ओके, गेट फैमिलियर विथ अ टूल चेन यूज फॉर डेवलपमेंट एंड सेव टाइम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द डिवाइस, राइट। तो देखो ध्यान में लो सारी बातें,
Selecting the right microcontroller for project will continue to a problem every hardware designer will have to solve, and while there are few more factors that may influence the choice of microcontroller. These factors mentioned above are the most important factor. Okay, so that's why keep it in mind. देखते रहो मेरे वीडियोस. ओके, तो याद रखो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा. ये 10 के 10 पॉइंट आप वहां पर रिक्वायर्ड रहेगा. अगर कोई क्वेश्चन आता है, draw list and explain the important factor while selecting a microcontroller, so you should able to explain for 6 marks. अदरवाइज देर में बी अ पॉइंट. ओके, मैंने वहां पर एमसीक्यू के हिसाब से भी ये पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं, तो आप यहाँ पर उसे प्रॉपरली रीड करो, यानी इसमें से एमसीक्यू के पॉइंट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं. तो वो भी पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिए हैं मैंने. राइट, चलिए फिर देखो, और कुछ डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी. वेरी नाइस. ओके.